तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे ओवरऑल, और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या पोजीशन है, क्या क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं उसके इंडियन डेमोक्रेसी में और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और ऑल ओवर उसके जो जितने भी जो भी चीज़ें हैं वो सारे आज हम एक डिटेल वाइज इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा जा सकता है क्योंकि मैंने क्या किया कि एक दो दिन से जो है पॉलिटी के ऊपर कोई लेक्चर फर्दर बनाया नहीं था, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शुरू से लास्ट तक पूरा कंप्लीट कर देते। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बैठ जाओ। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, अगर बैठना है, साथ में रनिंग नोट बनाने वो बना लो। हम स्टार्ट करते। ठीक है, देखो आर्टिकल जो है ना 52 से 72 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें प्राइमरली आउटलाइन करता है जो पावर्स, ड्यूटीज और फंक्शंस है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब पूरे एग्जीक्यूटिव के बारे में भी बताता है। ठीक है, दीज आर्टिकल डिफाइन के ऑफिस जो है प्रेसिडेंट का, उसका इलेक्शन प्रोसीजर, प्रोसेस और की कुछ एस्पेक्ट्स हैं रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रोल, जो प्रेसिडेंट का रोल है जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। ठीक है, जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है वो, देखो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, देखना यहाँ ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। देखो लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तीन पार्ट है ना। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, उसमें प्रेसिडेंट आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आता है, याद रखना। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटर्नी जनरल, जो हु टुगेदर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस ऑफ इंडिया। समझे? अब देखो, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्ट होता है थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन थोड़ी होता है जैसे प्राइम मिनिस्टर का होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसेस होता है जो इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसमें क्या क्या कंसिस्ट करता है, देखते रहना ध्यान से। ठीक है, देखो इलेक्टेड मेंबर्स जो बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा के, देखो लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं ना, जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं, ठीक है, नॉमिनेटेड नहीं, बिल्कुल नहीं, इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउसेज के, लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, और इलेक्टेड मेंबर ही किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के। स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में, जहाँ यूनियन टेरिटरी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, और स्टेट की भी गवर्नमेंट में जहाँ लेजिस्लेटिव है, वहाँ पे भी इलेक्टेड मेंबर्स, वहाँ के भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं। और याद रखना लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है स्टेट की, वहाँ नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ गए? इस तरीके से ये इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब इलेक्शन देखो, नॉमिनेशन जो कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाएगा इलेक्शन के द्वारा, वो प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए, उसके लिए देखो, कैंडिडेट जो विशिंग टू कंटेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्शन मस्ट बी नॉमिनेटेड बाय एटलीस्ट 50 इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकेंडेड बाय एटलीस्ट 50 अदर मेंबर्स, दिस इंक्लूड एमपी और एमएलए। तो 50 लोग जो है ना, जो कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है इलेक्शंस में, किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उसको एटलीस्ट 50 मेंबर्स को के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, पुश किया जाना चाहिए कि इस बंदे को हम खड़ा करें, इलेक्ट करना चाहिए 50 बंदों के द्वारा कि इसको हम प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और बैक करने के लिए 50 लोग होने चाहिए, एमएलएज हों स्टेट के या एमपीज हों, जो भी है ना। तो द कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो फिल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया जो आर्टिकल 58 के अंडर दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। मतलब पहली बात तो समझ जाओ कि जो इंडिया का सिटीजन नहीं है वो प्रेसिडेंट इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, बात खत्म। और उसकी एज जो है 35 से ऊपर होनी चाहिए। दो चीज़ें। तीसरी क्या है, वो क्वालिफाइड होना चाहिए बनने के लिए मेंबर लोकसभा का। ठीक है, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए जो आर्टिकल 58 कहता है नॉमिनेशन के लिए। तो नॉमिनेशन सिर्फ ये कैंडिडेट के नॉमिनेशन के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, बाकी हमने इलेक्टोरल कॉलेज पढ़ लिया। इलेक्टोरल कॉलेज दैट वोट्स ऑन द इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ क्या, एक तो इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट जहां विधानसभा है ना, या यूनियन टेरिटरी जहां जैसे दिल्ली या पौंडीचेरी या जम्मू एंड कश्मीर भी है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा जो है, जो विधान परिषद है, मैंने क्या बोला, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी होते हैं ना कुछ स्टेट्स में, हमने पीछे क्लासेस में पढ़ा था, वहां के जो है नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज। समझे? सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली के, और लोकसभा में और राज्यसभा में भी सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर। ओके, ये इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट। अब हम देखते हैं वोटिंग सिस्टम। देखो जो वोटिंग सिस्टम है ना, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है। प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट मतलब इक्वल वोट तो है सबका, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब सभी की रिप्रेजेंटेशन। देखो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब वोटर
कास्ट करेंगे वोट या कैंडिडेट को इन ए मैनर के वेयर जहाँ पे वोट जो है उसका वेट जो है उसकी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट दे रिप्रेजेंट, मतलब जो पॉपुलेशन जितनी उसकी स्टेट की है उसका वेट जो है उतना ही जो है उसको रिप्रेजेंट करे। समझो कैसे, कैंडिडेट जिस स्टेट से नियुक्त होके आया है उसकी पॉपुलेशन, समझो जो ईच वोट है वो वेटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ द एग्जांपल। एमपी जो है एक फॉर्म्स लार्जर स्टेट, तो उसकी मोर वेट होगी वोट की कंपेयर टू थोर स्मॉलर स्टेट्स। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के है, ठीक है। इसको आगे देखते हैं। दूसरा कंसेप्ट था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इधर क्या है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है कि वोटिंग इज प्रेफरेंशियल होगी, मतलब मेरा पहला ऑप्शन ये है, मेरा दूसरा ऑप्शन ये है, मेरा तीसरा ऑप्शन ये, इस तरीके से, ठीक है। मीनिंग कि वोटर रैंक करेगा कैंडिडेट को ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, कि मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, मेरी दूसरी ये है, मेरी तीसरी के। इफ नो कैंडिडेट सिक्योरिंग नेसेसरी कोटा ऑफ वोट मोर देन 50% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, कैंडिडेट जो फ्यूएस्ट वोट होगा वो, जो कैंडिडेट जो है ना यहाँ पे जिसके पास मतलब प्रेफरेंस में 1 2 3 4 प्रेफरेंस है, जिसमें सबसे कम जिसको प्रेफरेंस में लोगों ने रखा है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और उसका जो वोट है ना वो जो है द कैंडिडेट बेस्ड ऑन द वोटर सेकंड प्रेफरेंस, और जो कैंडिडेट की जो सेकंड प्रेफरेंस है उसको वोट शेयर सारे ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ? नेक्स्ट चलते, कोटा ऑफ विनिंग। देखो अगर विनिंग कैंडिडेट है ना मस्ट सिक्योर ए स्पेसिफिक कोट ऑफ वोट विच इज कैलकुलेटेड, एक फॉर्मूला है, देखो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड अपॉन नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड। देखो अब टोटल नंबर ऑफ वोट अगर समझ लो 200 पोल्ड है और नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड, एक कैंडिडेट इलेक्टेड करना है ना, लेकिन देखो इसमें क्या होता है कि जब एवरेज जो इलेक्टेड मेंबर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेट का, उसके पास कितने वोट होते हैं, एज मेनी वोट एज देयर इज मल्टीपल ऑफ 1000। मतलब देखो वैल्यू देखो यहाँ पे निकलेगी कैसे कि टोटल पॉपुलेशन किसी स्टेट की है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, ठीक है, अपॉन उस स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द, और इलेक्टेड मेंबर कितने हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर कितने हैं, ठीक है, इनटू 1/1000। ये एक फॉर्मूला लगाया जाता है किसके लिए, इन प्रैक्टिस दिस मीन कैंडिडेट मस्ट रिसीव ए मेजॉरिटी ऑफ टोटल वोट नॉट जस्ट ए सिंपल प्लूरलिटी। देखो और जो पार्लियामेंट, देखो ये क्या है, इससे क्या होता है कि स्टेट असेंबली की जो टोटल पॉपुलेशन है और इलेक्टेड मेंबर हैं जो उस स्टेट के, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/1000, इससे क्या होता है कि सारी स्टेट्स के जो मेंबर्स हैं ना उसकी वोट की वैल्यू निकाली जाती है इससे, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या है, अब एमपी का भी सेम है। एमपी में क्या कहता है, वैल्यू जो वोट की है एमपी, ये वैल्यू वोट मैंने कहा किसकी बताई, एमएलए की। अब वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ए एमपी कैसे निकलेगा, कि सारे एमपीज की वोट की वैल्यूज कैसे निकाली जाएगी। देखो टोटल नंबर ऑफ टोटल एमपीज, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमपीज ऑफ ऑल स्टेट, ऑल एमपी एमएलएज ऑफ, वो मैंने ऑल स्टेट्स, सारे स्टेट्स की टोटल वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है एमएलएज की, टोटल वोट की वैल्यू कितनी है, टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए ऑफ ऑल स्टेट अपॉन मल्टीप्लाइंग क्या करना पड़ेगा, टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं पार्लियामेंट में, टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने हैं पार्लियामेंट, इससे भी वोट की वैल्यू निकाली जाती है। समझे? ठीक है। अब इलेक्टोरल कोटा कैसे डिसाइड होता है, देखो एक और चीज है इलेक्टोरल कोटा। देखो इलेक्टोरल कोटा कैसे निकाला जाता है, उसमें क्या होता है कि टोटल जो है वो नंबर ऑफ वैलिड वोट्स जो होते हैं ना, वैलिड वोट्स, जितने वैलिड वोट पोल किए गए हैं उसको क्या कहते हैं, जीतने के लिए 1+1 मतलब दैट इज 2+1, ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के इसको पूरा एक दिन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ करने चला तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से होता है। और काउंटिंग और डिक्लेरेशन देखो तो वोट जो होते हैं वो काउंटेड एंड कैंडिडेट हु सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा, सिंपल मेजोरिटी नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी आ जाती है वोट में, नहीं सिंपल प्लूरलिटी नहीं होती है। इफ कैंडिडेट नॉट अचीविंग द रिक्वायर्ड कोटा फर्स्ट राउंड, एक कोटा बनता है ना रिक्वायर्ड, मैंने अभी अब कोटा वाला समझाया ना आपको, ये
ये देखो इलेक्टोरल कोटा कि टोटल जो वैलिड वोट है उससे जो है क्या आपको +1 मिल रहा है। तो अगर ये चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यू विद वोट ट्रांसफर अंटिल द विनर इज फाउंड, तो वोट्स उसके जो है नेक्स्ट कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर हो जाते हैं उसके, फिर उसके सेकंड प्रेफरेंस को ट्रांसफर हो जाते हैं जब तक के कोई क्लियर विनर्स ना मिल जाए। ठीक है, देखो इसमें एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्यों होते हैं। देखो प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, नॉट डायरेक्टली बाय पब्लिक वोट। अब पब्लिक वोट डायरेक्टली थोड़ी जो है इन्हें इलेक्ट करती है कि नहीं, कोटा के थ्रू इलेक्ट होते हैं। नो स्पेसिफिक मेजोरिटी, देखो वाइल ए सिंपल मेजोरिटी जो होती है इलेक्टोरल कॉलेज में ये रिक्वायर्ड होती है ड्यू टू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो एक्चुअल वोटिंग सिस्टम है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है देन इन एक हेड टू हेड इलेक्शन भी। टर्म देखो इलेक्शन प्रेसिडेंट कितने की टर्म के लिए होता है 5 ईयर्स टर्म, लेकिन वो री इलेक्ट किया जा सकता है मल्टीपल टाइम। अमेरिका की तरह नहीं है कि 2 ही बार होगा, नहीं, वो मल्टीपल टाइम री इलेक्ट हुआ हो सकता है। फर्दर ये सिस्टम इंश्योर करता है कि इलेक्शन जो है प्रोसेस जो है वो रिफ्लेक्ट करे डाइवर्सिटी भी ऑफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिया वाइल मेंटेनिंग एक बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो अब स्टेट लेजिस्लेचर डिफरेंट कंट्रीज की जो है इवॉल्व होती है, ऑल द पॉपुलेशन, तो ये क्या है डाइवर्स है, ये नहीं है कोई सिंगल लोग जो है वोट करके दे रहे, नहीं, ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इन्वॉल्व। सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी नहीं है जो सेंटर में जो है वोट करके अपना प्रेसिडेंट बना देती है, नहीं, ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट जो है वो वोट करती है, समझे, फिर जाके बनते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सारी डाइवर्स जो है वो लोगों का क्या है रिप्रेजेंटेशन होती है। अब क्वालिफिकेशन देखो, मैंने पहले तो बताया था मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एज 35 एटलीस्ट होनी चाहिए, 35 एज, मस्ट बी क्वालिफाइड, जो लोकसभा का मेंबर जो है एलिजिबल होना चाहिए इलेक्शन, अगर वो खड़ा हो रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा को तो हो ना, उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। और कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट, मस्ट नॉट होल्ड एनी प्रॉफिट, एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जहां से हो। ठीक है, टैक्स एंड ओथ, देखो ये ओथ है जो प्रेसिडेंट लेता है, आर्टिकल 60 के अंदर इसको दिया गया है। ठीक है, द प्रेसिडेंट मस्ट टेक द फॉलोइंग ओथ एंड अफर्मेशन। देखो वो क्या है, देखो आई जो भी प्रेसिडेंट का यहाँ नाम होगा वो डाला जाएगा, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड दैट आई फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड विल डू माई बेस्ट ऑफ एबिलिटी टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एंड लॉ एंड दैट आई डिवोट क्या दैट आई डिवोट टू द सर्विस ऑफ क्या है डिवोट माई सेल्फ टू द सर्विस एज वेल एज वेलबींग ऑफ पीपल। ये ओथ जो एडमिनिस्टर की जाती है किसके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर वो एब्सेंस हैं तो सीनियर मोस्ट जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो इस ओथ को जो है करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टेन्यूर 5 ईयर्स है फ्रॉम द डेट जो वो ऑफिस में जो है इंटर होते हैं, लेकिन ये टर्म फिक्स नहीं है क्योंकि बट प्रेसिडेंट कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स अंटिल एक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट हो और स्वॉन इन हो। जब तक कि नया प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होकर जो है वो अपनी शपथ लेता तब तक जो है पूरा पहला प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में रह सकता है, काम कर सकता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि नो गैप और वैकेंसी जो है ऑफिस में हो प्रेसिडेंट के, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। ठीक है, अब री इलेक्शन, देखो प्रेसिडेंट जो है वो एलिजिबल है री इलेक्शन के लिए आफ्टर कंप्लीटिंग इस टर्म प्रोवाइडेड कि वो मीट करे नेसेसरी क्वालिफिकेशन, तब भी देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रेसिडेंट सर्व कर सकता है इंडिया में। ठीक है, वो होल्ड कर सकता है ऑफिस कंटिन्यू मल्टीपल टाइम अगर वो री इलेक्ट हो सके। रेजिग्नेशन, देखो प्रेसिडेंट जब रिजाइन कर सकता है अपने ऑफिस को किसी भी टाइम पे अपने जो है डेट जो टर्म एक्सपायर होने उससे पहले भी, लेकिन टू डू सो दे मस्ट सबमिट द रेजिग्नेशन लेटर टू वाइस प्रेसिडेंट। याद रखना चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर किसी को नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रेजिग्नेशन देता है। रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस जिसको हम कहते हैं इम्पीचमेंट, देखो प्रेसिडेंट रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से, इस पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक ही चीज दी है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे प्रोसेस ऑफ, देखो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो इनिशिएट किया जा सकता है आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में भी, याद रखना आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में। इट रिक्वायर 2/3 मेजोरिटी इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा, मतलब स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी ऑफ द हाउस जो है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, और मेजोरिटी ऑफ द हाउस भी चाहिए और 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग भी चाहिए। ठीक है, याद रखना। ठीक है,
इम्पीचमेंट के लिए एक और चीज़ याद रखना है कि इम्पीचमेंट के लिए ना चार्जेस जो है ना वो साइन किए हुए जो होने चाहिए। जो चार्जेस इनिशिएट किए गए हैं ना उसको 1/4 मेंबर के द्वारा जो है साइन करके पहले वो चार्जेस जो हैं हाउस के सामने रखे जाएंगे और 14 डे का नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को। ठीक है, जब इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास हो जाएगा 2/3 मेजोरिटी के साथ है ना, तो प्रेसिडेंट को राइट है कि वो अपेयर हो सके और रिप्रेजेंट कर सके इस इन्वेस्टिगेशन में कि चार्जेस और पासिस जो है इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन का जो मेजोरिटी के साथ 2/3 मेंबर ऑफ द टोटल मेंबरशिप जो है, तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है अपने ऑफिस से। ठीक है, अगर ये पास हो जाए ना, द प्रेसिडेंट मे बी इम्पीच्ड फॉर मिसकंडक्ट और फेलियर टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमने पढ़ी लिया। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन याद रखना कि इम्पीचमेंट जो है क्वासा जुडिशियल प्रोसेस है पार्लियामेंट का। इस कंटेक्स्ट में दो चीज़ें याद रखना कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा के, वो भी जो है हिस्सा ले सकते हैं इम्पीचमेंट। वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते लेकिन नॉमिनेशन वो इम्पीचमेंट में ले सकते हैं। दूसरा, जो इलेक्टेड मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी के या कहीं के भी, वो पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा होती है। इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट की होती हैं लेकिन इम्पीचमेंट में नहीं होती। इम्पीचमेंट में सिर्फ जो है लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं। कोई नॉमिनेटेड या इलेक्टेड वाला मामला यहाँ नहीं आता है। ठीक है, आर्टिकल 61 कहता है कि प्रेसिडेंट में बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फॉर द इम्पीचमेंट बाय वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना। आज तक एक और बात याद रखना कि कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वैकेंट्स ऑफ ऑफिस। देखो ऑफिस खाली भी रह सकता है ना, वो क्यों रह सकता है? बिकम वैकेंट ऑन डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे या रिमूव किया जाए वॉयलेशन ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, अदरवाइज एग्जांपल व्हेन बीइंग डिसक्वालीफाइड टू होल्ड ऑफिस व्हेन हिज इलेक्शन जब डिक्लेयर किया जा सके, जब वॉइड उसका इलेक्शन डिक्लेयर किया जाता है तब भी जो है उसे क्या किया जा सकता है, तब भी ऑफिस जो है वैकेंट रहता है। ठीक है, जब वैकेंसी इज गोइंग टू बी कॉज्ड बाय एक्सपायरेशन ऑफ टर्म इन सीटिंग में नहीं। ठीक है, अगर ऑफिस जो है फॉल होता है वैकेंट बाय रेजिग्नेशन या रिमूवल या डेथ और अदरवाइज, जो इलेक्शन जो है टू फिल जो वैकेंसी है वो विद इन 6 मंथ के अंदर होने चाहिए और जो नया इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो रिमेन रहता है ऑफिस में फॉर फुल 5 टर्म। समझ लो अगर 2 साल बाद भी जो है इसको इम्पीच कर दिया, डेथ रेजिग्नेशन किसी तरीके से भी प्रेसिडेंट जो है ऑफिस से अपने खाली हो गया और ऑफिस वैकेंट हो गया, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है इलेक्शन करवाना है। और जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है वो नहीं ये तो नहीं 3 साल के लिए रहेगा, नहीं, वो पूरे फुल 5 टर्म्स के लिए 5 ईयर्स की टर्म्स के लिए रहेगा जिस डेट पे वो अज्यूम करेगा। देखो जब वैकेंसी अकर करती है ना ऑफिस में प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन, रिमूवल या डेथ या अदरवाइज से, तो वाइस प्रेसिडेंट वो जो है वो एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट जब तक कि कोई नया प्रेसिडेंट इलेक्ट ना हो जाए। फर्दर जो सीटिंग है प्रेसिडेंट है वो अनएबल टू डिस्चार्ज इस फंक्शन की किसी बीमारी की वजह से या कोई और काजेज की वजह से, तब भी जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उसके ऑफिस रिज्यूम करता है। ठीक है, अगर इन केस के वाइस प्रेसिडेंट की भी सीट वैकेंट है तो चीफ जस्टिस या सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो एक्ट कर सकता है प्रेसिडेंट और इसके बिहाफ पे जो है ड्यूटीज जो है डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, जब कोई भी पर्सन या वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या कोई सीनियर मोस्ट जज जो है एक्टिंग एज प्रेसिडेंट या डिस्चार्ज कर रहा होता है फंक्शन, तो वो सारी पावर्स, इम्यूनिटीज़, अनाउंसमेंट्स जो है, प्रिविलेजेस जो हैं वो जो प्रेसिडेंट को मिलती हैं वही लेगा। ठीक है, उसको मिलेंगे। ओके, तो ये सारी थी रिलेटेड टू इम्पीचमेंट, वैकेंसी और टर्म्स रिलेटेड। अब हम सीधा चलेंगे पावर और फंक्शंस जो हैं किसके, प्रेसिडेंट के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पावर एंड फंक्शंस जो है प्रेसिडेंट के। ठीक है, कुछ एग्जीक्यूटिव पावर। देखो प्रेसिडेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड है कंट्री का, जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हैं जो कैरी आउट होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो उसके नाम पे। होएवर प्रेसिडेंट जो एक्सरसाइज करता है ये पावर्स जो हैं वो एड और एडवाइस किसकी, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो हम ये देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट को और उस प्रेसिडेंट की एडवाइस पे जो है प्राइम मिनिस्टर जो है काउंसिल ऑफ जो एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर की जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है वो अपॉइंट करता है और आर टिपिकली बेस्ड ऑन जो मेजोरिटी पार्टी होती है लोकसभा में। गवर्नर ऑफ स्टेट जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है, गवर्नर्स जो है इंडिया की स्टेट्स की वो एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव जो है स्टेट लेवल पे। ठीक है, अदर की अपॉइंटमेंट, देखो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है बहुत सारे अदर इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स, जैसे अटर्नी जनरल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, एम्बेसडर्स है और बाकी की ऑफिशियल्स जो हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, अब देखो मिलिट्री पावर्स।
ये तो मैं एग्जीक्यूटिव पावर बता रहा था। मिलिट्री पावर्स में क्या है, जो प्रेसिडेंट है इज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस और चीफ एंड अपॉइंट करता है चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। हाउएवर जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो रेस्ट करता है मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास, ठीक है। बाकी ये मतलब वो अपॉइंट तो वही करता है, ठीक है। और वो जो है क्या है, सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्म फोर्सेस का, कौन, प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं एमरजेंसी प्रोविजंस। देखो प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं कि हमने पढ़ा था एमरजेंसी प्रोविजंस में कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट रूल है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ द कंडीशंस आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेट, तो ये जो है इम्पोज कर सकता है, ठीक है। लेजिस्लेटिव पावर्स है, वाइल प्रेसिडेंट जो है उसके पास सब्सिक्वेंट पावर्स है इन रिलेशन टू जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, दे आर लार्जली एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही किया जाता है, जैसे समन करना या प्रोपिग्यूइंग करना पार्लियामेंट को। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो समन प्रोपिग्यू करता है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। दे में ऑल्सो डिजोल्व, वो लोकसभा को डिजोल्व भी कर सकता है, देर बाई एंड कर सकता है टर्म्स ऑफ लोकसभा लोअर हाउस, बट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ओके। तो उसके पास अच्छा एसेंट टू द बिल, जब लोकसभा, जब दोनों टू हाउसेस ऑफ द जो पार्लियामेंट है वो कोई बिल को पास करते हैं और वो लोकसभा जो प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, किसके लिए, उसके एसेंट के लिए, तो क्या होता है, द बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मस्ट रिसीव द प्रेसिडेंट एसेंट टू बिकम ए लॉ। बिना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के कोई भी चीज़ कानून नहीं बनती, कोई भी बिल जो है एक्ट नहीं बनता, ठीक है, कोई भी कुछ नहीं होता है। देखो द प्रेसिडेंट में गिव इज तीन चीज़ें, या तो वो अपना एसेट दे सकता है, या वो विद होल्ड कर सकता है आपसे नॉट अप्रूविंग, या तीसरी चीज़ रिटर्न कर सकता है बिल, मनी बिल ना हो तो विद रिक्वेस्ट टू रिकंसीडर, पार्लियामेंट को बोल सकता है। देखो इसमें देखो ना तीन चीज़ें, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर में जब अगर बिल पास कर दिया गया, देखो इसमें एक है, या तो वो हाउएवर अगर बिल कोई पार्लियामेंट ने जो है प्रेसिडेंट ने वापस भेजा पार्लियामेंट को, और वो जो है वो पार्लियामेंट ने क्या किया, विद और विदाउट किसी अमेंडमेंट के जो है पास करके दोबारा प्रेसिडेंट को भेज दिया, तब प्रेसिडेंट को उसको जो है क्या है, उसको एसेंट देना ही पड़ेगा। तो एक सस्पेंसिव विटो है, एब्सोल्यूट विटो नहीं है, ठीक है, कि दोबारा बिल आया और दोबारा रिजेक्ट कर देगा, नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के मामले में ऐसा होता है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर बिल वापस रिकंसिडरेशन के लिए वो भेजा तो प्रेसिडेंट विद होल्ड कर सकता है, नहीं रिजेक्ट भी कर सकता, वहाँ है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। अगर बिल पास कर दिया गया स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली ने और रिजर्व कर दिया गवर्नर ने कंसिडरेशन ऑफ द किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, तो वो एसेंट भी दे सकता है, विद होल्ड भी कर सकता है एसेट, है ना, या डायरेक्ट कर सकता है गवर्नर को कि रिटर्न करे ये बिल, अगर वो मनी बिल नहीं है स्टेट लेजिस्लेटर के कंसीडर के लिए। लेकिन ये नोट करना है हेयर कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट के लिए, वो कब के वो उस बिल को दोबारा जो है एसेंट दे ही दे, अगर स्टेट लेजिस्लेटर ने दोबारा भेजा है, वो दोबारा कंसिडरेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को भेज सकता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ही कैन ऑर्डिनेंस पावर इफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। देखो द प्रेसिडेंट बिलीव दैट द इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेसिडेंट में प्रोक्लेमेट ऑर्डिनेंस, मतलब जब पार्लियामेंट की कोई होस्ट सेशन में नहीं है और कोई अर्जेंट नीड है, दीज हैव द सेम अफेक्ट एज द लॉ बट मे बी रेक्टिफाइड बाई पार्लियामेंट विद इन 6 वीक ऑफ रीअसेंबली। देखो समझो कैसे, जब प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट जब कोई एक हाउस लोकसभा का जो है सेशन में नहीं है, क्योंकि दोनों हाउस के लोकसभा के सेशन, लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस है उसको सेशन में होना पड़ेगा कोई बिल पास करने के लिए। जब कोई एक हाउस जो है सेशन में भी नहीं है तो प्रेसिडेंट को लगता है कि इस सिचुएशन में एक लॉ की ज़रूरत है, ऑर्डिनेंस की ज़रूरत है, तो इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत है, तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। उसका सेम अफेक्ट होता है जैसा कि एक पार्लियामेंट के लॉ का होता है। लेकिन जब पार्लियामेंट दोबारा लोकसभा और राज्यसभा या दोनों हाउसेज जब बैठेंगे ना, तो 6 वीक्स के अंदर उनके बैठने के ये बिल को पास करना पड़ेगा, अगर इसको लॉ बनाना है दोबारा से उसको रेटिफाई करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये जो है ऑटोमेटिकली जो है नल खत्म हो जाता है, मतलब इसकी कोई पावर नहीं रहती है, ठीक है। अब एड्रेसिंग टू द पार्लियामेंट, देखो एक और पावर है कि प्रेसिडेंट कैन एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेशन। जो हर एक जनरल इलेक्शन होते हैं ना लोकसभा के, उसके बाद जो फर्स्ट हाउस जो है वो क्या कर सकता है, एड्रेस करता है प्रेसिडेंट और कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और हर साल के पहले सेशन में भी। और ये एड्रेस करता है और आउटलाइन करता है बहुत सारे गवर्नमेंट के और लेजिस्लेटिव एजेंडाज हैं जो इस साल या ये गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। जुडिशियल पावर, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशरी,
प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, बाकी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ जुडिशरी, ठीक है। वो हम सुप्रीम कोर्ट में पढ़ेंगे कैसे है। पार्डनिंग पावर, देखो प्रेसिडेंट के पास पावर्स है, वो ग्रांट कर सकता है पार्डन, रिस्पाइट या रमिशन फ्रॉम पनिशमेंट, और सस्पेंड कर सकता है, रमिट कर सकता है, कम्यूट कर सकता है सेंटेंसेस इन सर्टन केसेस, पर्टिकुलरली जो इन्वॉल्व होती है डेथ सेंटेंस, आर्टिकल 72, ठीक है। ये चीज़ें हो सकती है, इसको हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे, ठीक है। ये क्या क्या होता है। अब जुडिशियल रिव्यू, देखो जब प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज पावर ओवर जुडिशियल अपॉइंटमेंट एंड पार्डन द प्रेसिडेंट पावर टू सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, लेकिन प्रेसिडेंट्स की पावर्स जो हैं वो सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू हैं, पर्टिकुलरली उन मैटर्स में जहां कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इंटरप्रिटेशंस की ज़रूरत है सिर्फ, ठीक है। फाइनेंशियल पावर, देखो जो मनी बिल है ना, जो मनी बिल के रिलेटेड, पार्लियामेंट कैन नॉट रिकमेंड के इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कैन रिकमेंड, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, ठीक है। प्रायर रिकमेंडेशन जो है मनी बिल में पार्लियामेंट की, क्या मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन, किसके, प्रेसिडेंट के। वंस जब मनी बिल दोनों हाउसेज के द्वारा पास किया जाता है तो उसको जो है एसेंट रिक्वायर होती है, किसकी, प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट के पास लिमिटेड डिस्क्रिप्शन होता है इस मैटर ऑफ मनी बिल में, ठीक है। वो क्या है, इसको रिटर्न नहीं कर सकता, रिटर्न करेगा भी और दोबारा अगर पार्लियामेंट ने भेजा है तो उसे साइन करना ही होगा, ठीक है। इन केस, ठीक है, नो ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑफ हिज रिकमेंडेशन, कोई भी ग्रांट्स जो है वो नहीं दी जा सकती उसके रिकमेंडेशंस के बिना, ठीक है, ठीक है। वो कंस्टिट्यूट करता है फाइनेंस, जो फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, हर 5 साल में, ठीक है, रिकमेंडेशन करने के लिए किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किसका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रेवेन्यू का सेंटर और स्टेट के बीच में। एक और चीज़ याद रखना, ही कैन मेक एडवाइस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन एंड, जो कंटिजेंसी फंड होती है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, एक कंसोलिडेटेड होती है ना, एक कंटिजेंसी फंड होती है, ठीक है। कोई भी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर मीट करना है अगर इंडिया को, तो वो जो है वो एडवांसेस उसमें से कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, ठीक है। जो एनवेंशियल जो ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो कॉज करता है ले करने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। अब कुछ इमरजेंसी पावर्स मैंने आपको बताई है, जैसे नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है नेशनल इमरजेंसी अगर वो बिलीव करता है कि सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म की वजह से खतरा है, ठीक है। और ये इमरजेंसी पावर्स जो इमरजेंसी है वो अफेक्ट करती है सारी कंट्री को और ग्रांट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ एक्सेसिव पावर्स, हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। सस्पेंशन कैसे होता है फंडामेंटल राइट्स का, और सस्पेंशन भी हो जाता है, फिर स्टेट भी कर सकता है आर्टिकल 356 के अंदर, ये भी हमने डिटेल में जो है पिछली क्लास में पढ़ा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर होती है, क्यों है, ये भी हमने डिटेल में पिछली यूनिट में पढ़ा, आप देख सकते हो, ठीक है। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पावर है जो अलो करती है प्रेसिडेंट को ग्रांट करे, एक जुडिशियल पावर है एक तरह से मैं तो बोलूँ, जो रिस्पाइट, रिमिशन ये सब कर सकती है, कम्यूट कर सकती है सेंटेंस, जो आर्टिकल जो इंश्राइंड है 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। एक एक करके पढ़ते हैं क्या है। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर कैन बी एक्सरसाइज इन वेरियस सर्कमस्टांसेस सच एज पार्डन, मतलब कि दिस इज कंप्लीट रिमूवल ऑफ पनिशमेंट एंड कन्विक्शन, ट्रीटिंग द कन्विक्ट इंडिविजुअल एज इफ देयर हैज नेवर कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब कंप्लीटली उसको पार्डन कर दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा उसकी क्या है उसके क्राइम से, ऐसा है कि उसने कभी क्राइम किया ही नहीं और उसको छोड़ दिया जाएगा। दूसरा है रिप्राइव, देखो रिप्राइव मतलब एक टेम्परेरी स्टे या डिले कर दिया जाए पनिशमेंट का, ऑफन यूज्ड टू अलो टाइम फॉर फर्दर लीगल एक्शंस या रिकंसिडरेशन के लिए, मतलब फर्दर कोई अगर हाई कोर्ट ने कुछ कर दिया है, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट ने उसको सजाए मौत देती है, हैंग टिल डेथ, है ना, तो क्या है ये रिप्राइव करेगा, मतलब कुछ देर के लिए स्टे लगा दिया जाएगा कि अगर वो चाहता है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है, ठीक है। रिस्पाइट, देखो ए रिडक्शन इन द सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट, मतलब सच एज रिडक्शन इन द सेंटेंस और टाइप ऑफ पनिशमेंट। फॉर एग्जांपल किसी को 14 साल की जो है बामुशक्कत सजा दी जाती है, उसको घटा के 7 साल कर दिया जाए, है ना, या 14 साल को ही कुछ जो है उसमें जो है उसकी जो है काल कोठड़ी के जगह कहीं और डाल दिया जाए, मतलब कहीं भी, या तो उसकी सजा घटा दी जाए या उसकी टाइप चेंज कर दी जाए, ठीक है। फिर है रमिशन, रमिशन में क्या है, देखो ए रिडक्शन इन सेंटेंस यूजुअली इन टर्म्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट विदाउट चेंजिंग द टाइप ऑफ पनिशमेंट, देखो पनिशमेंट जिस टाइप की देनी है वो तो रहेगी ही रहेगी, सिर्फ क्या है कि उसके साल घटा दिए जाएंगे,
10 की जगह 5, 5 की जगह 4, 3 ऐसे कर दिया जाएगा, ठीक है। रमिशन इसको बोलते हैं। थोड़ी क्या है, विदाउट चेंजिंग द टाइप, ठीक है। कम्यूटेशन देखो, द सब्सिट्यूट ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट टू अनदर, टिपिकली लेस सीवियर फॉर्म। एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट से दूसरी फॉर्म में देना जो कम हो थोड़ी, ज़्यादातर जो है लेस सीवियर हो जो, ठीक है। इस तरीके से होता है, जिसमें बेल जैसे होती है ना कुछ में कि 14 साल तक सज़ा है बिना किसी बेल के, बिना किसी को मिले जुले, कुछ नहीं है ना, कंप्लीट आइसोलेशन। उसको हटा के आपने 7 साल कर दिया है ना, तो उसकी जगह जो है आपने क्या दिया कि इसे बेल भी मिलती रहेगी 1-2 साल में, इसको और जो सुविधाएं वो भी दी जाए, इनको लोगों को मिलने दिया जाए हफ्ते में 2 बार 1 बार, ये चीज़ें ऐसे कुछ। अब कैटेगरी ऑफ केसेस फॉर पार्डन देखो, प्रेसिडेंट में ग्रांट पार्डन इन रिलेशन टू, कैसे, अगर कोई ऑफेंस किया गया हो किस आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, इन केस जहाँ पे ऑफेंस जो है वो कमिट किया जाए किसी बाई ए मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस यूजुअली अंडर मिलिट्री रहा, तो प्रेसिडेंट ग्रांट कर सकता है पार्डन। एनी ऑफेंस फॉर ऑफेंस जो नहीं फॉल होते मिलिट्री लॉ के अंदर, प्रेसिडेंट कैन स्टिल एक्सरसाइज द पार्डनिंग पावर, स्पेशली इन केस जहां एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ऑफ केस हो, जहां मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हो। ये भी याद रखना कि प्रेसिडेंट को लगे कि यहाँ पे जो है प्रॉपर जस्टिस नहीं हुई है किसी के साथ, तो वो कर सकता है। इसमें एक बात याद रखना, ये जो है एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी एडवाइस पे चलता है ये सब कुछ, ठीक है। डिस्क्रिशनरी पावर भी होती है, लेकिन एड एंड एडवाइस ज़्यादातर होता है। जुडिशियल ओवरसाइट एंड प्रैक्टिस देखो, वाइल प्रेसिडेंट होल्ड सिग्निफिकेंट पावर ऑफ पार्डन, जो एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर है सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू इन सर्टन केसेस, जैसे अपूरा शंकर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रेसिडेंट का जो डिसीजन है टू ग्रांट पार्डन वो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए और कैप्रिकियस नहीं होना चाहिए, मस्ट बी बेस्ड ऑन एक ड्यू कंसिडरेशन ऑफ फैक्ट और सर्कमस्टांसेस ऑफ केस होना चाहिए। ये नहीं कि रैंडम हो गया, कुछ सर्कमस्टांसेस ऑफ केसेस जो हैं और फैक्ट्स होने चाहिए, उसके आधार पे होना चाहिए। प्रेसिडेंट को एक्ट करना चाहिए एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो मिनिस्टर है और कैबिनेट है, मीनिंग कि प्रेसिडेंट को एक्सरसाइज करनी है पार्डनिंग पावर, ये जनरली जो गाइडेड होती है बाई किसके, एग्जीक्यूटिव पावर के, ये बात याद रखना, ठीक है। ये किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। अब हम पढ़ते हैं वीटो पावर्स, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि विद होल्ड कर सकता है, एसेंट दे सकता है, एसेट, ये सब ठीक है। पहली चीज पढ़ते हैं क्या, एब्सोल्यूट वीटो। देखो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू विद होल्ड द एसेंट टू द बिल, रिजेक्ट्स इट्स आउटराइट, द बिल कैन नॉट बिकम लॉ अनलेस द प्रेसिडेंट ग्रांट। देखो, प्रेसिडेंट के पास पावर ऑफ प्रेसिडेंट के वो किसी भी बिल को असेंट देने से विद होल्ड कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है ना, लेकिन बिल जो है वो फिर वो लॉ नहीं बनता है तब तक जब तक कि प्रेसिडेंट अपना सिग्नेचर ना करे, ठीक है। एब्सोल्यूट वीटो जो है यूजुअली एक्सरसाइज जब प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री के बिल और बिलीव के ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जब प्रेसिडेंट ये बिलीव करे ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है या फिर वो उस चीज़ से एग्री ना करे। लेकिन यूजुअली जो वीटो है, ये वीटो एक्सरसाइज की जाती है 2 केसेस में, याद रखना। ये वीटो जो है ना, एब्सोल्यूट वीटो जो है, ये 2 केसेस में अप्लाई की जाती है। जब विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट मनी मेंबर बिल, अब प्राइवेट मेंबर क्या होता है हम पार्लियामेंट में डिटेल से करेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट जो है इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इज नॉट मिनिस्टर, याद रखना, प्राइवेट मेंबर के द्वारा जब बिल पास किया जाए तब एब्सोल्यूट वीटो जो है कर सकता है। प्राइवेट मेंबर कौन होता है, जो क्या है, मिनिस्टर नहीं है। या विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल when cabinet resign after passing the bill but before assent the bill and a new cabinet advice bill not to give assent। देखो, जब कैबिनेट जो है किसी बिल को पास करके और कैबिनेट क्या हो गई है, डिसॉल्व हो गई है, या कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया, और जब नई गवर्नमेंट आई है जब तक एसेंट देती, नई गवर्नमेंट ने एडवाइस किया कि इसको एसेंट नहीं देना है प्रेसिडेंट, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है 1954 का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है वो अपना हेल्ड कर लिया था, पेप्सो यू अप्रोप्रिएशन बिल था, जो बिल पास किया गया था पार्लियामेंट ने जब प्रेसिडेंट रूल था ऑपरेशन में, पेप्सो में मतलब पंजाब में, ठीक है। बट व्हेन द बिल वाज प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट हिज एसेंट द प्रेसिडेंट ने रिवोक कर दिया। 1991 में भी हुआ था जब आर वेंकटा रामन ने जो है एसेंट देने से मना कर दिया था, जो सैलरी अलाउंसेस और पेंशन था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। देखो, सस्पेंसिव वीटो में क्या है, प्रेसिडेंट विद होल्ड कर सकता है अपना एसेंट टू द बिल और सेंड बैक इट टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट को भेज सकता है अगर ये मनी बिल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मनी बिल तो प्रायर परमिशन से ही पूछता है। अब देखो, सस्पेंसिव वीटो में दोनों हाउसेज ने बिल पास किया, उसने अपने एसेंट के लिए प्रेसिडेंट को भेजा और प्रेसिडेंट ने क्या किया, कंसिडरेशन के दोबारा कंसिडर करो इस बिल को। अगर
अगर क्या कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट जो है दोबारा उस बिल को पास करती है कुछ अमेंडमेंट के साथ या बिना अमेंडमेंट के भी, तो प्रेसिडेंट को एसेंट देना पड़ेगा इस बिल को। तो सस्पेंसिव वीटो जो है वो टेम्परेली सस्पेंड करता है बिल को, परमानेंटली रिजेक्ट नहीं करता, याद रखना, परमानेंटली जो है वो रिजेक्ट नहीं करता है, ये एक सस्पेंसिव वीटो है। एज मेंशन अर्लियर, प्रेसिडेंट जो है डज नॉट पोजेस दिस वीटो इन केस ऑफ मनी बिल। मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास ये नहीं है, क्योंकि वो प्रायर परमिशन से आता है, उसको या तो असेंट देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव हिज असेंट टू द मनी बिल और विद होल्ड हिज सैलरी टू मनी, बट कैन नॉट रिटर्न टू द पार्लियामेंट। नॉर्मली जो है प्रेसिडेंट जो है वो मनी बिल को जो है असेंट दे देता है, क्योंकि वो उसकी प्रीवियस परमिशन से ही जो है इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, याद रखना। अब है क्वालिफाइड वीटो। देखो क्वालिफाइड वीटो जो है ना, ये हमारे जो है हमारे प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ठीक है। क्वालिफाइड वीटो, दिस टाइप ऑफ वीटो अलो प्रेसिडेंट टू विद होल्ड हिज एसेट टू द बर्ड बट इट वाज ओवर रिडन इफ पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन। ओफन जो स्पेशल प्रोसीजर है या हायर मेजोरिटी है इन प्रैक्टिस, ये रेयर है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि प्रेसिडेंट वीटो जो पावर है ये जनरली कंस्ट्रेन करता है एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जबकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो एब्सोलूट है, कि यू हैव टू, बाइंडिंग है किस पे, प्रेसिडेंट पे, ठीक है। पॉकेट, देखो पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का क्या है कि दिस इज द पावर टू डिले द डिसीजन ऑफ द बिल। मतलब बिल लेकर जेब में रख दिया, कि उसको ना तो वापस भेज रहे कंसिडरेशन के लिए, ना पास कर रहे हैं, ना मना कर रहे हैं, ठीक है। तो while not explicitly stated in constitution, president can withhold the assent to the bill for an extended period। कोई पर्टिकुलर पीरियड नहीं दिया हुआ, किसी भी एक्शन के बिना प्रेसिडेंट अपने पास रख सकता है। ये टैक्टिक यूज की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा जब वो अवॉइड करना चाहता है कोई डिसीजन मेकिंग, है ना, और जो वेट कर रहा है फर्दर क्लैरिफिकेशन उस बिल के ऊपर, ठीक है। कभी कभी ये होता है, ये यहाँ पे नोट करना चाहिए कि नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 है, उसने ये ऑब्लिगेटरी बना दिया कि प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा। तो इन रिस्पेक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उस केस के बीच में प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं है। जैसे ही बिल आया उसको देना पड़ेगा साइन करके, ठीक है। पॉकेट वीटो बहुत बार यूज हुआ है। मनी बिल एंड वीटो पावर, देखो मैंने आपको बता ही दिया बहुत सारा कि डज नॉट अप्लाई, मनी बिल को अप्लाई नहीं करता। जो आर्टिकल 10(9) में जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर इन रिलेटेड, जो आर्टिकल 110 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन से ही जो है मनी बिल जो है इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। मनी बिल तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है ना, हम लोकसभा के केसेस में पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट जो है वो इफ प्रेसिडेंट विद होल्ड करेगा एसेंट टू मनी बिल, ये इफेक्टिवली डिले करेगा जो पैसे जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्लान से, तो ये लीड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में। तो मनी बिल जो है प्रेसिडेंट से पूछा जाता है पहले ही, और उसकी परमिशन से मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। तो इसलिए जो है प्रेसिडेंट विद होल्ड नहीं कर सकता मनी बिल, उसको सिग्नेचर करता ही है मोस्ट केसेस में, ठीक है। ये था। नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, मैंने बताया। आप मैं इसको थोड़ी सी डिटेल में आपको बता देता हूँ। 123 देखो, इसमें यह है कि एट एनी टाइम एक्सेप्ट जब बोथ हाउसेज आर इन सेशन, ठीक है, द प्रेसिडेंट आर सेटिस्फाइड कि सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं जिसको इमीडिएट एक्शन की, जब कोई भी हाउस जो है क्या है सेशन में नहीं है, तब जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाएगा उसका सेम फोर्स होगा जैसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, बट सच एन ऑर्डिनेंस जो है वो दोनों हाउसेस के जो है 6 वीक के अंदर, जब हाउसेस दोनों सेशन में आएंगे तो 6 वीक के अंदर वो हाउस के सामने रखना पड़ेगा, है ना। अगर वो पास हो जाता है तो ठीक, अगर नहीं होता है तो वो सीज टू ऑपरेट, क्योंकि 6 हफ्तों के अंदर अंदर ना पार्लियामेंट के सेशन में आने के बाद ऑटोमेटिकली ये है क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, सीज टू एग्जिस्ट, अगर दोनों हाउसेज ने अप्रूव ना किया, ठीक है। इसमें एक चीज और याद रखनी है, क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है ऑर्डिनेंस का? यस, ऑर्डिनेंस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, समझे? क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस भी जो है एज ए लॉ काम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑर्डिनेंस हैज द सेम पावर एज द लॉ ऑफ द और द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सो क्या है ये, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, ठीक है, ओके। और कुछ रह गया? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, और कुछ रहा कि नहीं रहा?
कुछ नहीं है ना, कम्यूटेशन, पार्डन, हमने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, स्टे सेफ, डू सब्सक्राइब, बाय।